मैं अपने यूट्यूब चैनल जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो पढ़ने वाले हैं कृषि, और इस कृषि में देखेंगे कि कृषि के महत्व क्या है, भारत की कृषि योग्य भूमि कितनी है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये जो है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो चलते हैं, देखते हैं दिया है कृषि का महत्व क्या है, कृषि की महत्व या विशेषता क्या है। तो इस दुनिया के अंतर्गत जो है, इस विश्व के अंतर्गत जितने विशाल जनसंख्या है, तो उन सबको क्या चाहिए, भोजन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। वो कच्चा माल और भोजन जो होता है वो कृषि से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। उस कृषि से जो होती है हमारी राष्ट्रीय की आय भी निर्धारण की जाती है। तो देश में कुल राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो किया जाता है 13.9% कृषि से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। अभी जो है कुल कार्यकारी जनसंख्या की बात कर लेंगे तो 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। 54% भाग जो है कृषि कार्य में लगा है। और देश के 2/3 हिस्सों में देश का 2/3 लोग जो है लोगों की जीविका जो है कृषि पर आधारित है। भारत चूंकि क्या था, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की देश की बात कर लेंगे भारत के अंतर्गत, तो 2/3 लोग की जीविका जो है कृषि पर ही क्या है, आश्रित है। यदि बात करें भारत में कृषि योग्य भूमि की, तो भारत में कृषि योग्य भूमि जो है शुद्ध बोया गया, पहला शुद्ध बोया गया, दूसरा चालू प्रति भूमि हो गया, तीसरा हो गया कृषि योग्य भूमि, और चौथा हो गया अन्य प्रति भूमि। आगे देखा जाए तो फसल, प्रमुख फसल समूह क्या क्या है, तो प्रमुख फसल समूह के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए फसल समूह को बांटा गया 3 हिस्सों में। एक है खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जो अभी जो है चल रहा है। इस वर्षा ऋतु के इसमें जो होती है जून जुलाई में खेती की जाती है, और नवंबर से अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या है, तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है। उसके बाद आता है रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है, जो शीत ऋतु में बोई जाती है, ठंडी के मौसम में बोई जाती है। यह है गेहूँ, जौ, चना इत्यादि जो है आपके गेहूँ की फसल होती है। और जो होता है ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और जाकर के मार्च अप्रैल में इसकी काट ली जाती है। उसके बाद आती है जायद की फसल, और जायद की फसल जो होती है गर्मी के मौसम में बोई जाती है, और यह अप्रैल से मई, और ये जो होता है लगभग लगभग जून तक जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। तो जायद की फसल जो होती है ग्रीष्म, और इसमें सब्जी, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, नाशपाती, ठीक है ना, खीरा, फूट, ये सब बोए जाते हैं। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार में होता है, एक होता है जीवन निर्वाह कृषि, एक होता है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है व्यापारिक कृषि, तीसरा, चौथा हो गया रोपण कृषि, और एक हो गया गहन कृषि। अब देखेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। तो जो कृषि केवल जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, जो अपने तक सीमित ही रखा जाता है, तो उसको कहते हैं हम निर्वहन कृषि कहते हैं। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। भोजन प्राप्ति मुख्य फसल ज्वार और चावल और ज्वार की बात कर रहा है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, तो यह कृषि जो होती है स्थान बदल बदल करके जो होती है खेती की जाती है। जंगलों को साफ करके लोग जो होते हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि। एक प्रकार से होता है झूम कृषि। झूम कृषि जो होती है स्थानांतरित कृषि की तरह होती है, और ये जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि एक बार जंगलों को काटा जाता है, वहाँ पर जो होती है उसके राख को जलाया जाता है, और जो होता है कि उसमें उसमें खेती कर दी जाती है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर अगले वाले हिस्से को काटा जाता है, काट करके जो होता है फिर उसको जला करके वहाँ पे उसको मतलब कह सकते हैं कि उपजाऊ योग्य भूमि बनाई जाती है, और उस उपजाऊ योग्य भूमि से जो होती है फसलें तैयार की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि का प्रमुख जो है चावल है। उसके बाद देखेंगे व्यापारिक कृषि। इससे पता चल रहा है कि व्यापारिक कृषि जो होती है ऐसी कृषि होती है, ठीक ना, कि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया। तो ये जो होती है नकदी फसलें भी इनको कहते हैं। उसके बाद व्यापार के उद्देश्य से जो रोपण कृषि क्या होती है, व्यापार के उद्देश्य से प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो कहवा है, रबड़ है, ये सारी कृषि हो गई। गहन कृषि क्या होती है, तो गहन कृषि होता है कि अधिक जनसंख्या से भरण पोषण होती है। क्या होता है कि एक साथ में जो होती है एक से कई
एक साथ मतलब एक ही खेत में कई फसल जब बोई जाती है तो उसको कहते हैं हम गहन कृषि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या और क्या कहते हैं? तो देखिए स्थानांतरित कृषि के स्थानीय क्षेत्रीय नाम क्या-क्या है? किन-किन नामों से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को? तो यहाँ पे उत्तर-पूर्व जैसे असम हो गया, तो असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे टॉपिक देखने को मिल रहा है कि स्थानांतरित कृषि जो होती है ट्रांसफर अ, एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या होता है? तो असम में इसको झूम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू, ओडिशा में पामाडाबी, केरल में कुमारी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में वालरे, झारखंड में कुरुरु और हिमाचल क्षेत्र तथा हिमाचल क्षेत्र में खिल कहते हैं और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जानते हैं झूम कृषि को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फसलें। प्रमुख फसलें जो होती हैं, प्रमुख फसलें क्या-क्या हैं? देखिए प्रमुख फसलों को भारत के 3 ऋतुओं में जो होता है, प्रमुख फसलें भारत में 3 स्पष्ट ऋतुएँ पाई जाती हैं, जिनमें उगाई जाने वाली फसलों को 7 श्रेणी में बाँटा गया है। एक जो है खाद्य फसल में खाने वाली फसल, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। उसके बाद रेशा वाली फसल कौन-कौन सी है? तो जूट है, कपास है। ये जो होते हैं रेशेदार फसल होते हैं। पेयजल कौन-कौन सा है? तो सॉरी पेय फसल जो होता है इसमें चाय और कॉफ़ी आता है। नकदी फसल में आता क्या है? तो नकदी फसल में ये है गन्ना। हालाँकि चाय और कॉफ़ी जो होत चाय, कॉफ़ी, गन्ना जो है, ये जो है नकदी फसलें हैं। लेकिन ऋतुओं में और जिसमें उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर जो होते हैं इसे 7 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। दलहनी फसलें जैसे चना है और तिलहन की बात कर लेंगे तो तिलहन फसलें जो है सरसों। तिलहन फसल में सरसों आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फसल और उनकी तापमान, उनका मिट्टी किस प्रकार की होती है और उत्पादक क्षेत्र कौन-कौन सा है। देखिए यदि खाद्य फसल में बात करते हैं हम लोग चावल की, तो चावल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वर्षा जो चाहिए चावल के लिए प्रॉपर तरीके से उसको बोने के लिए तो लगभग-लगभग बारिश होनी चाहिए 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। टेम्परेचर लगभग-लगभग क्या होना चाहिए 32 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए। मिट्टी होती है चिकायुक्त और यह जो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो होती है चावल की बहुत खेती की जाती है, पैदावार की जाती है। उसके बाद बात कर लेंगे यहाँ पर तो इसमें 75 सेंटीमीटर बारिश कम से कम चाहिए, क्योंकि चावल में जो होता है बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि हमेशा जो होता है इसमें पानी लगा रहता है। तापमान जो होता है लगभग 10 से 20 होता है, इसलिए जो होता है इसे ठंडी में बोया जाता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो होता है लगभग-लगभग ठंडी के मौसम में 10 से लेकर के 25 के बीच बना रहता है। इसकी मिट्टी जो होनी चाहिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए और ये जो होता है खेती की जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में जो होती है सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन जो होता है पंजाब में किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी किया जाता है। उसके बाद ज्वार और बाजरा की बात कर लेंगे तो ज्वार बाजरा की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए ज्वार के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 25 से 30 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए तापमान होनी चाहिए और ज्वार सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्वार की खेती के लिए जो है मिट्टी जो होनी चाहिए वो बलुई होनी चाहिए। बाजरा या मक्का के लिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा, जमुना और सिंधु नदी की क्षेत्र वाले हिस्से में जो होती है, ये पाई जाती है। उसके बाद बात करें तथा कुछ तटीय क्षेत्रों में भी जो होती है, ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जो होती है, ज्वार की खेती की जाती है, जबकि बाजरा और मक्का की जो खेती की जाती है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में की जाती है। रेशेदार फसल की बात कर लेंगे तो रेशेदार फसल में आता है कपास और जूट, क्योंकि इससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, बोरे तैयार किए जाते हैं, ठीक है? तो इसकी कपास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि कपास जो होती है किस प्रकार की मिट्टी में खेती की जाती है तो ये होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं तो रेंगुर के नाम से जानते हैं और यह कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब वाले हिस्से में जो होती है काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण किससे होता है तो लावा के निर्माण से होता है। उसके बाद जूट आता है तो जूट जो होती है सबसे अधिक जो होती है पश्चिम बंगाल में किया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके लिए मिट्टी जो चाहिए वो कैसा चाहिए जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए जूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेयजल के अंतर्गत पेय फसल के अंतर्गत कौन-कौन सा आता है? तो पेय फसल होता है चाय और कॉफ़ी। इसकी खेती कहाँ होती है? तो चाय की खेती जो होती है, ये होती है पूर्वी तटीय क्षेत्र और साथ ही साथ जो है पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक, यहाँ पे होती है चाय की खेती। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल, तो लगभग-लगभग सेम है, ठीक है? तो चाय और कॉफ़ी जो होती है दोनों के लिए एक ही है। लेकिन यहाँ पे देखें कि कॉफ़ी के लिए जो मिट्टी चाहिए वो चूना युक्त होनी चाहिए
जबकि फास्फोरस और पोटासियम युक्त होनी चाहिए चाय के लिए। नकदी फसल में आता है गन्ना और रबर। गन्ना और रबर, तो गन्ना और रबर के लिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। रबर के लिए केरल, मतलब साउथ वाला हिस्सा, और एक कह सकते हैं केरल, तमिलनाडु में भी जो होता है निकाला जाता है क्या, रबर, लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। दलहन में चना है, मसूर है, मटर है, तो ये जो उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में प्राप्त किया जाता है। सरसों के लिए तीसी, अलसी जिसको कहते हैं, तीसी को अलसी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो होती है इसका जो होती है खेती की जाती है बड़े पैमाने पर। हालांकि खेती जो होती है हर जगह की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो होता है इन सबका खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। तो भारतीय कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय कृषि में होता है हरित क्रांति और शुष्क कृषि और कार्बनिक कृषि। हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति के अंतर्गत जो है फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये लाया गया था 1966 से 67 में। अधिक उपज देने वाले नए बीजों का प्रयोग किया गया। ऐसा होता था कि जनसंख्या लगातार जो है बढ़ रही थी, तो इसको देखते हुए जो है फसल अनाजों की कमी हो रही थी, तो इसलिए जो है नई नई उसमें तकनीकी लाई गई, नई नई जो है उसमें बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उत्पादन किया जा सके। तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है नए बीजों का प्रयोग हुआ, और उसी समय जो है क्रांति लाया गया। तो पूरे विश्व विश्व स्तर पर देखा जाए तो क्रांति लाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के अंतर्गत जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने वह केवल गेहूं के लिए दिया था, लेकिन एम एस स्वामीनाथन ने चावल और गेहूं दोनों के लिए क्या किया, हरित क्रांति का किया भारत के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर जो थी भुखमरी थी, तो इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा देना था और उत्तम किस्म की बीजों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी था। सबसे पहले जो लाभान्वित हुआ फसल वह था गेहूं, क्योंकि नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग जो है इसे परीक्षण कर चुके थे, तो उनको जो है उनको इस पर सफल परीक्षण के दौरान भी जो है उनको पुरस्कृत भी किया गया था। प्रथम हरित क्रांति के क्षेत्र जो थे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो था आपका कह सकते हैं कि ये गंगा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है उचित मात्रा में पानी जो होती है मिल सकती है, और यहाँ पे इसलिए इसको प्रयोग किया गया कि जहाँ पे सारी तापमान वातावरण को देखते हुए। शुष्क कृषि क्या होती है, तो शुष्क कृषि यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और यहाँ जो होती है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि होती है। इसकी फसल क्या होती है, तो मुख्य रूप से बात कर रहा है तो प्रमुख फसल जो है ज्वार एवं बाजरा होती है। उसके बाद आती है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि की बात कर लें तो कार्बनिक कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो यह कृषि ऐसी होती है, इस प्रकार की कृषि में फसलों का हेरफेर, हरी खाद, कंपोस्ट तथा जैविक कीट नियंत्रण तकनीकी के उपयोग से कृषि की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो थी एक प्रकार की पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कृषि होती है, और आज जो है आज देखा जा रहा है तो ऑर्गेनिक कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में क्योंकि लोग इतने खाद्य एवं जो है रासायनिक का प्रयोग कर चुके हैं कि जिससे क्या हो रही है, पृथ्वी की जो कैपेसिटी है, पैदावार की कैपेसिटी जो है धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है। वह अपनी ऊर्जा को खत्म करती जा रही है, इसलिए जो है ऑर्गेनिक कृषि पर ज़्यादा भरोसा देने लगे हैं। लोगों के अंतर्गत भी जो है खान-पान खाद्यान्नों से जो होती है, खाद्यान्न उपयोग करने से उनके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं। इसलिए जो है कार्बनिक कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग जो है अपने घरों पे छतों पर जो होता है इस प्रकार की कृषि को, मतलब अनाजों और सब्जियों को अनाज तो नहीं, सब्जियों को उगाना शुरू कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा क्या होती है, तो भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए, जो भुखमरी है उस भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया क्या है, कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। अब देखते हैं भारतीय समस्याएं क्या है। भारतीय कृषि की समस्याएं या निम्न उद्योग के प्रमुख कारण। भारतीय कृषि भारत के अंतर्गत भुखमरी होने के कारण या भारतीय किसानों को सही समय पर पानी या सही समय पर खाद्य न मिलने के कारण जो होती है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है वर्षा की अनिश्चितता, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो होती है मानसूनी जो वर्षा होती है, मानसून जो आती है वह लगभग लगभग आती है आपके जून में, जून महीने में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वर्षा की अनियमितता होती है, कभी-कभी वर्षा क्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है, तो उस समय भी क्या होता है फसलें हमारी नुकसान होती है। कभी-कभी क्या होता है कि बारिश न के बराबर होती है तब भी जो होती है फसलें नुकसान हो जाती है और सूखा हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय कृषि की समस्या है कि वर्षा का अनियमितता होना, बा बारिश का समय पर न होना। बाढ़ की भी इसका देखने को मिलती है, सुखाड़ मिलता है, यदि बारिश नहीं होती है तो सूखा
जेन्युइन सी बात है। और वर्षा की अधिकता होती है तो बाढ़ की विवशता भी देखने को मिलती है। बाढ़ जो होता है भयावह आ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में, तटीय इलाकों में जो होती है बहुत ही नुकसान होता है, खेतें जो होती है कटाव के कगार पे चली जाती हैं। उसके बाद आते हैं अनिश्चित किसान, अशिक्षित किसान। यदि अशिक्षित किसान रहेंगे तो उनको जो होता है एक रेशियो के अनुसार जो होती है खेतों में खेती नहीं करने आती है, किस प्रकार से खेती किया जाए, किस प्रकार के बीज को बोया जाए, किस किस्म के बीज को बोया जाए, या उसको किस टाइम पर पानी दी जाए, या कितने दिनों तक उसको सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से घासों को खत्म किया जाए, ये सारी चीजें जो होती है नहीं पता चलती है। तो अशिक्षित किसान होने के बावजूद भी जो होता है कृषि की समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद है खेतों के आकार एवं छोटा या बिखरा होना। यदि खेत बहुत दूर दूर तक बिखरे होते हैं तो उसको जो होती है छोटे छोटे खेतों में जो होती है, छोटे छोटे प्लाटों में खेती करना जो होती है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो होती है सरकार को चाहिए कि चकबंदी ला करके जो होती है किसानों की जमीन को एक जगह कर दे, जिससे बड़े प्लाट पर किसान जो है आसानी से खेती कर सके। तो छोटे छोटे प्लाटों को भी जो होती है सरकार जो होती है किसान जो होते हैं क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कहीं खेती हो पाती है, कहीं नहीं हो पाती है। कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ, कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ भी है। उसके बाद क्या है, सिंचाई का अभाव, सिंचाई न होने के कारण अब तो जो पानी एक तो बारिश नहीं हुआ, और बारिश नहीं हुआ तो तालाबों, नहरें, जो झीलें हैं या अन्य जो पोखर हैं उसमें पानी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सिंचाई जो होती है नहीं हो पाती है। परंपरागत कृषि पद्धति है, मतलब परंपरागत क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कृषि जो होती है बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। अब क्या होता है, कभी-कभी जो होता है किसान किसान जो होता है जानबूझ करके जो होता है खेती न करता है किसी फसलों का। इसका मुख्य कारण क्या होता है? या तो उसको उचित रेट ना मिलता है, या जो होता है कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वह खेती करते समय जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगा देता है, लेकिन जब उसको उचित रेट नहीं मिलता है तो किसान जो होता है अपना सारी चीज़ें क्या करता है, उस अनाजों को नष्ट करना। जैसे कभी-कभी जो है देखने को मिलता है, जैसे टमाटर हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, किसान जो है अपने खेतों में ही रौंद देता है। क्यों रौंद देता है? क्योंकि वो उससे ज़्यादा मेहनत करके जो होता है खेती करता है, और उसके बदले में जो होता है उसे उचित रेट ना मिलता है, तो इसलिए वो हताश होकर के क्या करता है, अपना फसल उसी खेतों में ही नष्ट कर देता है।